तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि शुगर सेक्टर से जुड़े हुए लोग कंसर्न क्यों हैं ओवर इथेनॉल सोर्सिंग, एंड सेबी ने ईज आउट किए हैं म्यूचुअल फंड को लेकर थोड़े बहुत यहाँ पर रूल्स, तो ड्राफ्ट उसका बन चुका है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। और क्लाइमेट क्राइसिस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस की एक और रिपोर्ट सामने आई है, एंड इंडिया चाइना पीस टॉक्स वापस से रिज्यूम हो चुके हैं स्ट्रेटेजिक बॉर्डर पॉइंट्स पे, ठीक है। एंड इंडिया मैरीटाइम सेक्टर प्रोग्रेस क्या है एंड क्या नए नए इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पर सरकार ने जो लॉन्च किए उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 30 अक्टूबर एंड उससे जुड़े आप देख सकते हो करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़पेपर एंड सोर्स की बात करूं द हिंदू से लिए गए, एंड उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आप देखेंगे कि आज की जो एमसीक्यूज है वो रिलेटिवली आपके फाउंडेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जो है आप ऐसे नहीं कि 6 से पढ़ना शुरू करते हैं सिर्फ क्लासेस को पास करने के लिए, एक ऐसी किताब है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी लेवल तक आप यूज करते हो, ठीक है। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी की है। टू बिगिन विद, चलो, शुगर सेक्टर कंसर्न्ड ओवर रिडक्शन इन इथेनॉल सोर्सिंग। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ना सोर्सिंग की 2 तरीके से आ रही है। पहली चीज कि आप एक्चुअली में शुगर केन, या आप कह सकते हो कि शुगर केन या शुगर इंडस्ट्री, वहां से आप सोर्स कैसे करोगे, एक उसमें प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है व्हेन इट कम्स टू इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो आप अपनी क्या कर रहे हो, टारगेट ऑडियंस नहीं ढूंढ पा रहे हो, या आप उसको बेचोगे किसको, ठीक है। सेल करने के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग चुकी है। जितने भी शुगर केन इंडस्ट्री के साथ, शुगर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, शुगर सेक्टर के साथ जुड़े हैं, सभी की यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग चुकी है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कितनी 650 करोड़ की आप कह सकते हो कि देयर वाज एन इन्वेस्टमेंट, एंड यही प्रॉमिस था कि एटलीस्ट 330 करोड़ लीटर्स एटलीस्ट एक सप्लाई एक साल की जो लास्ट ईयर देखी गई वो हो पाए, एंड 650 करोड़ को रिकवर करने के लिए एक साल के लिए यहाँ पर बोला गया था कि आप कर सकते हो, है ना। मतलब कि एक आइडिया लेकर चलता है कोई बिजनेसमैन होता है, तो उसका आइडिया होता है कितना पैसे मैंने इन्वॉल्व किया है, इन्वेस्ट किया है, एक साल के अंदर अंदर कीपिंग द डिमांड इन माइंड कितना तो मैं रिकवर कर लूंगा, ठीक है। बट वो नहीं हो पाया उस सेक्टर का, एंड इट वाज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 330 करोड़ लीटर्स लास्ट ईयर इथेनॉल की जो सप्लाई थी, ठीक है। तो अब जो पैसा है यहाँ पर 40,000 करोड़ ऑलमोस्ट लग चुका है, एंड 650 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल जो है वो पिछले साल यहाँ पर होने की टारगेट रखा गया था, जिसमें से 330 करोड़ लीटर जो है वो एक्सेप्ट यहाँ पर किया गया, ठीक है। इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो पाया, तो जो सेक्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑलमोस्ट 345 लाख जो टन शुगर है वो आउटपुट यहां पर हो पाए अक्टूबर 2026 तक, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर के बेसिस पे उन्होंने बोला कि इतना हम एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं, बट उतना भी होगा या नहीं होगा हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जितना हमने प्रॉमिस किया था, जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उससे आधा ही हो पाया है। अब दोनों के पीछे का रीजन यहां पर समझो, वापस बैक टू द स्टोरी जो मैं लिख रही थी कि शुगर सेक्टर तो चलो ठीक है, शुगर केन आपको वहां पर मिल जाएगा। शुगर केन पे भी एमएसपी जो कि इस न्यूज के अंदर बताई गई है कि वो कि 2019 से लेकर अब तक सेम है, ठीक है, वो भी यहाँ पर चेंज नहीं आया है। तो अब शुगर केन इंडस्ट्री वाले यही चाह रहे हैं कि हमारा जो एमएसपी है वो बढ़ाओ, प्रोक्योरमेंट रेट जो है वो बढ़ाओ, अगर आपको इथेनॉल की यहाँ पर ब्लेंडिंग करनी है, इथेनॉल की सप्लाई करनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। एक मुद्दा यहाँ पर आ रहा है कि सोर्स कैसे करेंगे। दूसरा मुद्दा आ रहा है कि यहाँ पे आप कंज्यूमर को कैसे ढूंढ रहे हो, ठीक है, कि कंजम्पशन डोमेस्टिकली जो कि लोकल कंजम्पशन 284 लाख टन एंड शुगर डाइवर्जन फ्रॉम इथेनॉल 34 लाख टन लेड टू एक्सेस शुगर स्टॉक्स। सो अब इस वजह से क्या हुआ कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग तो आपने कर दी, बट आपकी लोकली इतनी डिमांड थी ही नहीं। शुगर के स्टॉक्स जो है अब इथेनॉल वाले जो बना रहे हैं उन्होंने शुगर के स्टॉक्स लेकर रख दिए, बट डोमेस्टिकली इतनी डिमांड नहीं थी हम इतनी ज्यादा, तो क्या हुआ, शुगर के स्टॉक्स उनके पास पड़े रह गए जो कि वेस्ट हो गए, ठीक है। तो उनका भी नुकसान यहाँ पर हुआ। अब उसके ऊपर सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन होती है, बट इन नेगेटिव वे अगर हम देखें इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दे यहाँ पे चल रहे हैं कि आपके कोरोजन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी जो गाड़ियां हैं उसके जो इंजन हैं वो खराब हो रहे हैं, एंड गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि माइलेज भी कम हो रही है, कोरोजन जो है वो भी हो रहा है ना। तो इस वजह से E20 जो फ्यूल है या इथेनॉल की डिमांड ऑल टुगेदर आप देखोगे कि कम होती हुई नजर आ रही है। सो इसी वजह से अब क्या है कि आपको मैं अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री की तरफ से या डिफरेंट जो ओनर्स है, जैसे हम HP की बात करते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या BPL की बात करते हैं, डिफरेंट ये जितने भी एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से एक फॉर्मल स्टेटमेंट आई थी कि E20 जो पेट्रोल है अगर हमें तो ब्लेंड करके देना ही पड़ेगा, सरकार की गाइडलाइन या नोटिफिकेशन हमें दी गई है, बट उसके पीछे क्या रीजन है कि अगर सपोज आपने व्हीकल या टैंक अपना फुल कराया जो कि E20 अब ब्लेंडेड था, है ना, अब E20 और वो थोड़े दिनों तक यहाँ पर ऐसे ही आपका व्हीकल पार्क पड़ा है, तो उसके बाद क्या होगा कि एक लेयर जम जाएगी जो सेपरेट कर देगी इथेनॉल और पेट्रोल को एट द बॉटम ऑफ द टैंक। उसके बाद क्या होगा, कोरोजन रेट तो होगा ही होगा, बट आपके जो इंजेक्शन फ्यूल है, ठीक है, जिनको पता है जो कि इंडस्ट्री के साथ है, मैकेनिक्स, उनको थोड़ा सा आइडिया, तो इंजेक्शन जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो अब क्या हो रहा है कि ऑयल इंजन तक पहुंचता है, तो वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में सबसे पहले वो इथेनॉल ही जाएगी, जिससे क्या होगा फर्दर जो इंजेक्शन सिस्टम है गाड़ी का वो खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बट चलो मुद्दे से ना भटकते हो, यहाँ पर न्यूज आपकी यही कह रही है कि अभी
हमें टारगेट ऑडियंस नहीं मिल रही, प्लस अगर हम एक्स्ट्रा यहाँ पर शुगर बाय करके रख लेते हैं तो डोमेस्टिकली डिमांड नहीं हो पा रही है। एमएसपी जो है यहाँ पर शुगर केन इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन को, वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। एंड इथेनॉल की एक्चुअली में अगर हम प्रोडक्शन कर भी दे तो सरकार उसको कैसे प्रोक्योर करेगी, या सरकार हमें कैसे सप्लाई चेन यहाँ पर बनाकर देगी जो कि बेटर या इफेक्टिव तरीके से हमारा नुकसान ना होने दे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 40,000 करोड़ ऑलमोस्ट लग चुके हैं। ठीक है, बेसिक आपकी न्यूज़ कह रही है। तो क्वेश्चन अब आपका क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि इथेनॉल यील्ड फ्रॉम मोलासेस इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन जूस। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन केन जूस एज कंपेयर टू मोलासेस। ठीक है, तो अब आपकी न्यूज में ये चीज भी मेंशन थी कि स्पेसिफिकली यहाँ पर हैवी मोलासेस की बात की गई है, बी हैवी मोलासेस। ठीक है, वो अलग है प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी, एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो केन जूस से डायरेक्टली जो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट की जाती है, दो प्रोसेस के थ्रू जो शुगर केन है, इवन कि डायरेक्टली अगर आप शुगर केन को परचेज कर लेते हो, ठीक है, तो उसका जो केन जूस या शुगर केन का जो जूस निकलता है वहां से इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरा है आपके पास मोलासेस, ठीक है, बी हैवी मोलासेस, जो कि अब शुगर इंडस्ट्री में शुगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक थिक सिरप होता है, वहां से भी इथेनॉल को अब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो दोनों के बीच का कंपैरिजन आपको पूछा गया कि दोनों के बीच का डिफरेंस एक्चुअली में क्या है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि इथेनॉल यील्ड जो है वो मोलासेस से ज्यादा है एज कंपेयर टू शुगर केन जूस। सेकेंड है कि इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन केन जूस एज कंपेयर टू मोलासेस। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ना इनकरेक्ट है। सबसे पहली चीज कि इथेनॉल की यील्ड जो है वो शुगर केन जूस जो है उसमें ज्यादा होगी। अब आप खुद समझो, शुगर केन से ही हमारी शुगर बनती है, चीनी जिसको हम खाते हैं। तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि शुगर केन को डायरेक्टली जहां से आप क्या कर रहे हो, इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हो, एक तो प्रोसेस वो है, एक प्रोसेस वो है कि चीनी जब बन चुकी है, चीनी के प्रोसेस करने का टाइम आ चुका है, उसके बाद एक बाय प्रोडक्ट की तरह मोलासेस है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन इथेनॉल की, आप कह सकते हो इथेनॉल की जो यील्ड है वो किस में ज्यादा होगी। यील्ड की बात होती है कि कितना आपने इनपुट डाला है, कितना ही आपकी यील्ड वहां पर है ना, कि कितना ज्यादा क्वांटिटी में आप इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इन दैट केस, क्योंकि मोलासेस तो ऑलरेडी एक प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट शुगर इंडस्ट्री में जा चुके हैं, तो मोलासेस का कंटेंट में अगर आप देखोगे तो इथेनॉल की यील्ड कम होती है एज कंपेयर टू शुगर केन जूस, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टेप में जो शुगर है उसके अंदर इथेनॉल निकल चुका है। ठीक है, काफी हद तक इथेनॉल जो है वो निकल चुका है, बाय प्रोडक्ट के केसेस में मोलासेस एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है आपकी इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन, ये दो डिफरेंट वर्ड हैं। यील्ड का मतलब है कितने बल्क में, कितने क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरी स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन हायर है इन केन जूस एज कंपेयर टू मोलासेस। तो अब वो एक रिफाइनमेंट का जोन जो है वो मोलासेस के लिए निकल चुका है, एक प्रोसेस जो स्टेप है उसका निकल चुका है। बट एक सिंपल सा आइडिया यहाँ पर यही है कि जो मोलासेस है, चाहे वो कम क्वांटिटी में है, ठीक है, या अगर वो जो क्वांटिटी है वो एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, या जो यील्ड है उसकी इतनी ज्यादा नहीं है, बट जो कॉन्सेंट्रेशन है इथेनॉल की वो उसमें ज्यादा है, क्योंकि शुगर के अंदर तो आप देखोगे इथेनॉल का कंटेंट तो है ही नहीं ना, इथेनॉल को टोटली सेपरेट कर दिया जाता है, तो वो कम से भी ज्यादा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, एज कंपेयर टू केन जूस, जिसके अंदर उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के भी और जूसेस या एलिमेंट्स या वाइटामिन वो भी प्रेजेंट होंगे। बट अगेन आप देखो मोलासेस के केसेस में वाइटामिन के कॉन्सेंट्रेशन भी एज कंपेयर टू शुगर केन जूस ज्यादा होता है। तो इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोलासेस में ज्यादा होती है, इथेनॉल यील्ड जो है वो केन जूस आपको ज्यादा देता है एज कंपेयर टू मोलासेस। तो आपको ये टेबल ऑल टुगेदर दिया गया है, एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, सेबी फेवर्स सिंपलर म्यूचुअल फंड रूल्स। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलेटर प्रपोजेस टू डू अवे विद ओल्ड रूल्स, एम्पलीफाई सिंप्लीफाई लैंग्वेज, रैशनलाइज फी स्ट्रक्चर, चेंज एम रिड्यूसिंग इन्वेस्टर कॉस्ट। तो इसके पीछे का आइडिया क्या है? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड्स के केसेस में आपको पता होता है कि ऐसे ही आप जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप सिप लगाते हो ना, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आप करते हो, आप मंथली बेसिस पे या इवन के लमसम भी कई बार 4 महीने में 6 महीने में जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो क्या है, वो आपकी म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड भी डिफरेंट तरह के होते हैं कि आप या तो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, हाई रिस्क में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, सिल्वर में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो डिफरेंट तरह के यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि मार्केट डेरिवेटिव्स का यहाँ पर पार्ट है। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है कि आपको एक शेयर नहीं दे रहा है, शेयर के बेसिस पे आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो रिस्क लेवल जो है डिपेंड्स कि किस तरह का म्यूचुअल फंड आप बाय कर रहे हो। ठीक है, सो बेसिक्स आइडिया इसका यही है।
तो म्यूचुअल फंड जो है उनको इनिशियली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था इन द अर्ली 90s और इवन 2000 के अंदर, क्योंकि आप वो देखते थे ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल दैट, वो वाली स्टेटमेंट आया करती थी हमारे पास। सो अब इसी बेसिस पे ना क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो लोग हैं पहले वो क्या बैंक्स के अंदर पैसा रखा करते थे, अब उनको ये आइडिया नहीं था कि जो हमारी जो शेयर मार्केट है उससे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो लो रिस्क के अंडर भी, है ना। चलो धीरे धीरे करके लोगों को एजुकेट किया गया। अब क्या हुआ है धीरे धीरे करके कि म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी अगर आप देखोगे कि लोग जो है वापस से मार्केट के अंदर पैसा नहीं डाल रहे हैं, खर्च नहीं रहे हैं। एंड ये किससे डिपेंड हुआ या किससे हमने जाना? सीपीआई से, कंज्यूमर हमारा जो प्राइस इंडेक्स है उसके बेसिस पे हमें ये चीज़ पता लग गई कि पैसा खर्चने में कंज्यूमर इस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो सेविंग ज़्यादा कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर क्या होगा कि पैसे की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ऑल टुगेदर डिमांड ऑल टुगेदर कम हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि आईआईपी जो है हमारा वो भी फॉल होता जा रहा है, कुछ एक दुक्का सेक्टर्स है जो कि बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिंकेजेस को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो बैंक्स ने, इवन किस बैंक्स क्या, सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है हमारा, उन्होंने बोला कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर ना फिलहाल लोगों को और भी ज़्यादा इन चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि एक तो चलो इन्फ्लेशन रेट तो है ही, बट सबसे पहले कि जो लैंग्वेज है वो हर एक व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है, तो क्यों ना उस लैंग्वेज को हम सिंपल कर दें, ठीक है। तो चीज़ें सिंपल करने के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरा है कि जो टैक्सेस हैं उनको हम या तो खत्म कर दें या बिल्कुल कम कर दें। जैसे अब टैक्सेस जैसे कि एसटीटी, जीएसटी, सीटीटीएस, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो एक्सपेंस रेशो की लिमिट से यहाँ पर कम कर दें या खत्म ही कर दें कि वो एक्सपेंस के अंदर यहाँ पर काउंट ना किया जाए। तीसरी है आपकी कि जो ब्रोकर की फीस है, कि जो ब्रोकर की फीस है वो भी यहाँ पर बहुत मिनिमल कर दी जाए। चौथी चीज़ है कि जब आप किसी भी तरीके से आपका या तो म्यूचुअल फंड वो हो जाता है एक्सपायर कैरी कि जब मेचोरिटी हो जाती है, इन केस जब आप सिप भी लगाते हो तो आप किसी भी टाइम पे उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, तो थोड़ी मोटी आपको वहाँ पर या तो टैक्स या पेनल्टी देनी पड़ती है ना अर्ली, अगर आप उसको निकाल लेते हो, या जैसे कि आप एफडी भी अगर तोड़ लेते हो पहले, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको क्या देना पड़ता है, बैंक को बोलना पड़ता है कि हम एफडी पहले तोड़वाने जा रहे हैं, उसी वजह से आपको जो इंटरेस्ट का जो लॉस है वो भी बैंक थोड़े से चार्जेस यहाँ पर लेता है। तो वही जो चार्जेस हैं कि जो कि आपकी एग्जिट लोड की बात करता है, उसके ऊपर भी जो अमाउंट है या जो चार्जेस हैं वो अब या तो कम या बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं। तो ऑल टुगेदर जो ये रेगुलेशंस है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, ताकि इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर सके मार्केट के अंदर या लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करना यहाँ पर शुरू करें, तो जो रेगुलेशंस हैं उसको ईज आउट करने की बात यहाँ पर सेबी, दैट इज अ मार्केट रेगुलेटर, कर रहा है। तो इसी तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अभी तो ड्राफ्ट रूल्स एंड कैसे वो फाइनल होंगे, उसके बेसिस पे क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे, ये रेगुलेशंस आपको बताएंगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी ये बात है। आप क्वेश्चन जो है वो आपका सीपीआई का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बेसिस पे एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा देखती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं है, ठीक है। टू मेजर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। करंट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, बेस ईयर या सक्सीडिंग ईयर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो सीपीआई का डेटा आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका क्या होगा, एक तो आप यहाँ पर बेस लेकर चलोगे, हमने डिस्कस किया था ना कि अगर आपका बेस ऊपर होगा तो आपकी जो जितनी भी ग्रोथ होगी वो थोड़ा नेगेटिव में नजर आएगी या कम ग्रोथ नजर आएगी। अगर आप बेस काफी नीचे लेके चल रहे हो तो ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट इवन ट्रिपल डिजिट में भी जा सकती है, तो बेस ईयर तो होगा ही होगा, ठीक है। एंड सीपीआई आप किस ईयर का यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप देखो कि कौन से साल का आप सीपीआई यहाँ पर जानना चाह रहे हो या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, जनरली हम करंट ईयर का यहाँ पर जो सीपीआई है वो कैलकुलेट करते हैं, तो उसी के बेसिस पे करंट ईयर शुड बी द करेक्ट आंसर। पिछले साल का अगर आप सीपीआई जो चाहते हो कैलकुलेट करना, तो इन दैट केस आप प्रीसीडिंग ईयर लोगे। अगर आप अगले साल का, तो पहले से अंतर्यामी तो हो नहीं कि आप किसी तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। हाँ, ऑल्दो आप एक आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से कि इस साल कैसा रहा है सीपीआई, अगले साल कैसा हो सकता है, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जो कि मैटर करती है, तो डी तो आपको किसी एनी केस में नहीं आ सकता था, ठीक है। तो प्रीसीडिंग ईयर इन केस अगर आप पिछले सालों में कैलकुलेट कर रहे हो, बट अगर करंटली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है तो करंट ईयर और बेस ईयर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देन डेवलपिंग नेशंस नीड 12 टाइम्स मोर फंड्स टू फाइट क्लाइमेट क्राइसिस। अब देखो कैसे हिपोक्रेसी सामने आती है कि लास्ट डे यानी कि कल की क्लास में हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि आपको क्या करना है, सिर्फ 17% से आपको पोल्यूशन लेवल कम करना पड़ेगा, जो कि आपके 2019 का आइडिया है। यहाँ पर 2019 के जो इंडस्ट्रियल लेवल थे आपके, उससे 17% आप अगर कम कर दोगे अपना पोल्यूशन, तो आपका जो 2035 तक पार्शियली आप जो पेरिस एग्रीमेंट में एग्री कर चुके हो अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो आज एक और न्यूज आती है, एक और रिपोर्ट आती है जो कि ये बोल रही है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको 12 टाइम्स यानी कि 12 टाइम्स मोर फंड्स की रिक्वायरमेंट है ताकि वो क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट कर सके।
इसके पीछे का रीजन भी यहाँ पे मैं समझाऊंगी कि कैसे है, ठीक है। एंड दैट 12 टाइम्स की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 27 लाख करोड़ रुपीज या 310 से 365 बिलियन डॉलर। तो उन्होंने बोला अगर ये इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग नेशंस नहीं करती ना तो अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें क्या करने के लिए, कि हमें जो अचीव करने के लिए अपने क्लाइमेट गोल्स को। अब ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं COP30 से 1 महीना पहले ही आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया यहाँ पे यूएन भी बोलना चाह रहा है या देना चाह रहा है। उन्होंने बोला कि ये जो अब जितना भी पैसा ऐड किया गया फंडिंग के दौरान भी या फंडिंग की वजह से भी या इवन की कंपनीज के द्वारा भी या मल्टीपल तरीके से, उस हिसाब से जो टारगेट सेट किए हैं वो मिस हो जाएंगे। उन्होंने और चीज ये भी बोली कि डिसअपॉइंटिंग टारगेट है ये, क्योंकि अब फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। एंड कोई भी निगोशिएशन अगर आप कर रहे हो, कोई भी आप एग्रीमेंट अगर साइन कर रहे हो, वहां पे पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि क्लाइमेट को लेकर अडेप्टेशन हम कर पाए, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि हमेशा से ये टसल रहा है बिटवीन द डेवलप्ड नेशंस एंड द डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। तो अब एट COP29 ये चीज को बोला गया कि जो डेवलपिंग नेशंस, उन्होंने ये मुद्दा खड़ा किया था कि जो डेवलप्ड नेशंस है उन्होंने भी तो अपने टाइम पे जब उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज किया था। क्लाइमेट चेंज के पीछे का रीजन वो भी है, अब वो डेवलप्ड है, अब वो कार्बन न्यूट्रल तो वो अभी भी नहीं है, ऑल्दो कम रेट पे वो अब कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हमारा टाइम अगर लेट आया तो अब हम पे पेनल्टी लगा रहे हो। क्यों ना आप एक पेनल्टी उन लोगों के ऊपर भी लगाओ, क्योंकि इनिशियल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उन्होंने ही शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने उस टैक्स का नाम यहाँ पर क्या लिखा, क्लाइमेट फाइनेंस बोला कि इवन की COP29 पे कि डेवलपिंग कंट्रीज ने नियरली डिमांड किया कि 1.3 ट्रिलियन एनुअली 2035 तक डेवलप्ड नेशंस डेवलपिंग नेशंस को दें। उसके बाद क्या हुआ, अब डेवलप्ड नेशंस ने क्या कहा कि ओनली 300 बिलियन हम देंगे आपको, एंड हम इसको न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस बोल रहे हैं। कितना मांगा था, कितना आप दे रहे हो, एंड उसी के अकॉर्डिंगली पहले आपकी जो हो चुकी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हो, एंड जिस टाइम पे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन डेवलपमेंट हुई है उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ, है ना, कि एक्सेप्टेंस वाला प्रोसेस भी यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा ये रिपोर्ट ने ये चीज़ भी बोली कि अभी पैसा तो बहुत बड़ी दिक्कत है ही है, बट उसके अलावा जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी सरकार अपनी तरफ से नहीं दे रही है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड नेशंस अपनी तरफ से नहीं दे रही है, वो इसको लोन की तरह उठाकर दे रही है। तो ये जितना भी पैसा भी क्लाइमेट एक्शन के लिए या क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तौर पे दिया गया है, मोस्ट ऑफ इट, 70 to 80% ऑफ दिस मनी इज डेट। तो इसको भरा कैसे जाएगा, इन केस द प्रोसेस फेल्स तो कैसे कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज आपकी न्यूज बताती है। देन एनवायरमेंट से रिलेटेड है आपको क्वेश्चन, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, एंटार्क्टिक ट्रीटी, एंटार्क्टिक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। वैसे बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, यू विल बी एबल टू आंसर इट इजीली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको अर्थ समिट जनरली सभी को पता होता है तो उस चीज़ पे आप इजीली बता सकते हो कि 1992 है, एंड डी का साथ 1 ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए में ही था, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई थी कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस ने पब्लिश की थी सबसे पहले 1980s के अंदर, तो उसी के अंदर यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा फर्स्ट है वो फोर्थ के साथ यहाँ पर मैच होगा। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने यहाँ पे बताया इन्वायरमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अभी के टाइम पे, स्टडीज़ के बेसिस पे 1980s में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसके बाद एंटार्क्टिक ट्रीटी की बात करते हैं। एंटार्क्टिक ट्रीटी आपकी यहाँ पर 1959 में हुई, जहाँ पे इनिशियली 12 कंट्रीज, तो वहाँ पे वो 12 कंट्रीज के ना मेरे को नाम बताओ। इनिशियली वो 12 कंट्रीज ने यहाँ पर मिलकर एक डिसीजन लिया था कि जो एंटार्क्टिका है उसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैड्रिड प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, जहां पे एंटार्क्टिका को लेकर ही एडिशनल चीज़ें हुई कि यहाँ पे माइनिंग का कोई प्रोसेस नहीं होगा, किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन जो है फर्दर नहीं कंडक्ट की जाएगी, किसी तरह का जो आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ से कंडक्ट नहीं की जाएगी। वो प्रोटोकॉल इन एडिशन यहाँ पर 1991 साइन किया गया था, ठीक है। तो आपका ये प्रोसेस जो है, एंड अर्थ समिट की जब हम बात करते हैं वो तो ऑल टुगेदर हमें पता ही है कि 1992 में सबसे पहली बार यहाँ पर हुआ था, ठीक है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के अंदर हमारा अर्थ डे जो है उसके बाद से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती है, आपका बेसिक एनसीईआरटी का कवर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनता है। इंडिया चाइना होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स ऑन बॉर्डर पीस, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर पीस में अगर आप देखोगे कि कैसे कि जो ऑफिसर लेवल इवन जनरल लेवल की यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है, कौन से एरिया के अंदर, चुशुल मोल्डो बॉर्डर के अंदर, जो कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि 5 पॉइंट्स में से, मतलब 5 पॉइंट्स में क्या है, ये एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है चुशुल वाला, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक ऐसे 5 जगहों में से एक ऐसी एक जगह है जो कि दोनों ही साइड्स
ये 5 हैं। हाँ, दोनों ही साइड्स इंडिया और चाइना की तरफ से एग्रीड है कि कोई भी स्ट्रेटेजिकली इवन अगर कोई डिसीजन लेना है, पीस टॉक्स करनी है, कोई आपस में एक दोनों कंट्रीज की मिलिट्री को या इवन की कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेने की जरूरत है, तो वो इन्हीं 5 पॉइंट्स में से होगी। उनमें से एक पॉइंट जो है स्पेसिफिक जो एरिया है दैट इज चुशुल मोल्डोवा बॉर्डर, लद्दाख वाली साइड यहाँ पे पड़ता है चुशुल वाला रीजन, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये मीटिंग हुई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि पीस टॉक्स की बात हो रही है, वापस से रिज्यूम कैसे करना है, आप एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, इवन की हम फ्लाइट्स जो देख रहे हैं चाइना के साथ रिज्यूम होती जा रही है धीरे धीरे करके। तो ये पीस टॉक्स जो है बेटर जो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलिट्री की या आर्मी जनरल्स की अगर हम बात करें वो हुई, ठीक है। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख की जब हम बात कर रहे हैं, हाई लेवल टॉक्स जो है वहां पर कंडक्ट कराई गई सिक्योरिटी को लेकर। क्वेश्चन क्या है इंटरनेशनल रिलेशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अमंग द 5 बॉर्डर पर्सोनल मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, ठीक है। दौलत बेगी ओल्दी, किबिथु, बमला, नाथुला, शिपकिला। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। शिपकिला नहीं है, शिपकिला इज फॉर ट्रेड पर्पसेस। इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रेड रूट है वो जनरली अब ऐसी जगहों पे आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स या मीटिंग पॉइंट्स नहीं बना सकते, क्योंकि अब ट्रेड वाले रीजन में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लोगों की हलचल रहती है, स्पाई एक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा है या सिक्योरिटी ब्रीचेस के चांसेस ज़्यादा है अगर ऐसी हाई लेवल मीटिंग होती है तो, ठीक है। तो नाथुला, बमला, किबिथु, दौलत बेग ओल्दी एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे पास जो चुशुल वाला एरिया है वो सारे यहाँ पर काउंट करते हैं। वैसे 5 पॉइंट्स जो कि इंडियन आर्मी एंड चाइना की जो आर्मी है कि उन दोनों के बीच में एग्रीड है, ये पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन यहाँ पर होंगे। कोई भी अगर आप कह सकते हो सीक्रेटिव जगह जो होती हैं विच आर नो मोर अ सीक्रेट बट आइडिया यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। देन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर हैज सीन हिस्टोरिक प्रोग्रेस, मोदी जी की स्टेटमेंट आई है तो उन्होंने यही बोला कि कार्गो मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो गया है इंडिया की शिप इंडस्ट्री की वजह से 700% इंडिया के अंदर, एंड वर्ल्ड क्लास हम जो पोर्ट्स हैं हमारे वो दुनिया हमें अप्रिशिएट कर रही है इस चीज़ को लेकर कि धीरे धीरे करके अगर आप देखो कि जो समिट है, ठीक है, तो समिट रिलेटेड टू अब जो हमारे आप कह सकते हो कि मल्टीपल पोर्ट्स, उसके अंदर भी आप देखोगे कि मल्टीपल जो कंट्रीज हैं वो इनिशियली एक तरह से समिट की तरह शुरू हुआ था, नॉर्मल कॉन्फ्रेंस की तरह शुरू हुआ था, धीरे धीरे करके वहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो बढ़ गई। तो उन्होंने बोला अपने आप में ही ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि अब नजर आ रहा है कि एक्चुअली में कितनी ज़्यादा कंट्रीज इंटरेस्टेड है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए इंडिया के मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ, ठीक है, इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर के साथ या पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, मल्टीपल चीज़ों के लिए। सो इन इटसेल्फ उन्होंने बोला कि ये प्रूफ है कि हमारा जो पोर्ट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपैंड कर रहा है, एंड इवन की हमारी जो ट्रेड के अंदर भी वो हेल्प कर रहा है, प्लस इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में भी वो हेल्प कर रहा है। उन्होंने बोला कि विजिंजम का जो डीप वाटर ट्रांजिट हब है, ठीक है, वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। विजिंजम पे हमने शॉर्ट भी बनाया था, तो मैं आपको आई बटन यहाँ पे ऐड कर दूंगी, विजिंजम के बारे में आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। कांडला पोर्ट की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात हो रही है कि उन्होंने भी कैपेबिलिटीज जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर दिखाई हैं। इतना ज़्यादा जो बोझ है जब हम वेसल्स की बात करते हैं, बड़े बड़े वेसल्स की बात कर रहे हैं या शिपमेंट के आने या जाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ पोर्ट अच्छे से संभाली भी है, मैनेजमेंट प्रोसेस भी बढ़िया है, एंड सबसे बड़ी बात कि इंडिया का बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है उसकी यहाँ पर जेएनपीटी की बात करते हैं कि उनकी कैपेसिटी भी यहाँ पे डबल करने की बात की जा रही है। तो उन्होंने बोला कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक जिसको रिलीज करता है, तो इंडिया की पोजिशनिंग बेटर हुई है। तो आप मुझे बताओ कि जो लेटेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रहा है, लेटेस्ट वाले के हिसाब से इंडिया का पोजिशन क्या है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो शिप बिल्डिंग प्रायोरिटी है सरकार की, उन्होंने ये चीज़ बताई, एंड वी वेलकम कि कोई भी ऐसा आइडिया इनोवेशन कुछ नए प्रोजेक्ट को लेकर आना चाहता है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे भी इसको सरकार करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चंडीगढ़, कांडला, झारिया, जालंधर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ट्रांसपोर्ट टाउन, माइनिंग टाउन, गैरिसन टाउन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑलरेडी ये करेक्ट यहाँ पर मार्क्ड है, ठीक है, करेक्ट तरीके से ऑलरेडी ये मार्क्ड है। देन झाड़िया जो आपका रीजन आ गया या वन जलंधर वाला रीजन आ गया, कैंटोनमेंट एरियाज हम इसको बोलते हैं, गैरिसन कैंटोनमेंट रीजन, ये आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया है, अंबाला, जलंधर, माओ, बाबीना, उधमपुर। देन माइनिंग टाउन्स की बात की जा रही है, झारिया, दिग्बॉय, हमारी अब छोटा नागपुर प्लेटो वाले रीजन में पहुंच गए। कमर्शियल टाउन्स की बात हो रही है, कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ठीक है, ये सारे एरियाज है। ट्रांसपोर्ट सिटीज की बात करें, कांडला, कोची, कोझिकोडे, देन विशाखापट्टनम, ये हब्स है इनलैंड ट्रांसपोर्ट के, एंड आगरा, धुलिया, मुगलसराय, ये भी अब इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अब आप देखो
पोर्ट सिटीज़ है, एंड देन इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए आगरा धुलिया वाया आगरा आप देख सकते हो, जिसमें नेशनल वाटरवे हमारा 1 जो है अब गंगा के अंदर ही है नेशनल वाटरवे 1 हमारा, है ना। देन इंडस्ट्रियल टाउन्स जो है उसके अंदर मुंबई, सेलम, द कोयम्बटूर, देन मोदी नगर की बात करें, जमशेदपुर की, हुगली की, भिलाई की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो है वहाँ पे चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर एंड देन चेन्नई। आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पता था। नहीं पता तो आप प्लीज ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है एक बार उसको गो थ्रू भी कर लेना, ठीक है। वी हैव एनसीईआरटी कोर्सेज एज वेल, इफ यू वांट टू जॉइन देम तो आप इजीली आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। देन 2026-2027 के फाउंडेशन कोर्सेज फॉर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल्स आर स्टिल अवेलेबल, ठीक है। तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कोर्सेज यू कैन इंक्वायर अबाउट इट एट आवर टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 या sleepy.classes@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी कोर्स की इंक्वायरी होती है। तो ये डाउट होता है कोई तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। यूपीपीसीएस का 2026 का बैच इज अवेलेबल फॉर यू। यहाँ पर अब आपके एसेज भी कवर हो रहे हैं, आपका जीएस भी कवर हो रहा है टोटल तरीके से, ठीक है। तो आप फुली यहाँ पर मेन्स एंड प्री के टेस्ट भी दे सकते हो, एंड अगेन आपको करंट अफेयर्स की कवरेज भी यहाँ पर दी जा रही है, टेस्ट की कवरेज दी जा रही है, कंटेंट लेक्चर्स की इवन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया जा रहा है कि आप पीयर के साथ डिस्कशन कर सको, मेंटर के साथ जुड़ सको, या टीचर से कोई डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर की जाएंगी, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको अभी फिलहाल मैं बोलूँ तो 10% तक डिस्काउंट मैक्सिमम आपको सेल्स टीम दे देगी। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगेन मैं आपको बताना चाहूँ फीचर जो कि मेरे पर्क्स जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए है जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो अगर आप कोड न्यूज़ यूज़ करते हो तो डायरेक्टली भी आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप सेल्स टीम को भी बोल दोगे कि ये हमारे पास कोड है स्पेसिफिकली हमें समृद्धि मैम ने दिया है, तो ये कोड हम यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आपको 15% डिस्काउंट डायरेक्टली दे देंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।